अब आप क्या चाहते हैं? जो 9% इंटरेस्ट था बैंक में, उसको 3% कर दिया गया। जो चीज़ें 300 रुपये में मिलती थी वो 1200 रुपये सिलेंडर हो गई, पेट्रोल हो गया, और तमाम चीज़ें जो डेली यूज की चीज़ है। क्यों भाई? आपको जीएसटी कमाना है, और कमा के किसको देना? जीएसटी कमाकर आपको अडानी और अंबानी और बड़े बड़े बिजनेसमैन, आप पूछिए, आप मीडिया के लोग हैं, आप पूछिए कि जो एबीजी शिपयार्ड का मालिक जो था, उसने जो 22,000 करोड़ का जो उसने बैंक से चंद लिया, वो कहाँ गया? जो आपने रेलवे को बेच के पैसा आया, वो कहाँ गया? जो LIC बेच के पैसा आया, वो कहाँ गया? BPCL, HPCL, ONGC, वो पैसे कहाँ गए? किसको दिया आपने? इसकी ऑडिटिंग करवाइए आप लोग। इधर आ जाइए। गुजरात, सिर्फ 10 विधायक कम है मेरा उनसे, लगभग बराबर में खड़े हैं। गुजरात से ही शुरू किया। हरियाणा, उनसे ज़्यादा विधायक है। MP में मेरी सरकार थी, कर्नाटका में मेरी सरकार थी। बताइए ना, हर जगह। असम में लगभग 10-12 विधायक कम है। हर जगह हम बराबर में खड़े हैं उनके। ये जो मीडिया के थ्रू, वो जो मीडिया के माध्यम से वो जो फैलाना चाहते हैं, कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस भारत के हिल में है। और अभी अब भारत जोड़ो यात्रा का जो केरल में रिस्पॉन्स मिला है 15-20 दिनों में, आप ये बताइए कि क्या ये रिस्पॉन्स बताता है? ये रिस्पॉन्स इंसान से ऊपर पड़े की बात है। 6-6, 8-8 किलोमीटर की लाइन, जिसका मैं खुद गवाह रहा हूँ। 6-6, 8-8 किलोमीटर का जन समर्थन, लाखों लोग केरला में रोड पर हैं। क्या ये हमारे महान नेता श्री राहुल गांधी जी का परिचायक नहीं है? उनके महान नेतृत्व का। भारत जोड़ो यात्रा का 18वां दिन है और हमारे साथ है गोपाल कृष्ण। पैसे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और काफ़ी बिजी शेड्यूल में इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के लिए अपना समय निकाला है। और EVM पर इनका बड़ा दावा है। ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि EVM टेम्पर होती है। एक तरफ जहां गुजरात चुनाव है और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है। ऐसे में इनसे जानेंगे कि इनका जो दावा है वो किस बिना पर, क्या सबूत है इनके पास। सबसे पहले ये बताइए, इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आप एक इंजीनियर हैं, अच्छी खासी लाइफ थी, तो भारत जोड़ो यात्रा के लिए टाइम कैसे निकाला? भारत जोड़ो यात्रा एक हमारे स्वभाव से जुड़ा हुआ है। ये बहुत गौरव की बात है मेरे लिए, जो मैं भारत जोड़ो यात्रा का अंग बना हूँ। मैं खुद 4 दिन पहले पटना से चल के कोचीन आया और वहाँ मैंने भारत जोड़ो को यात्रा को तय किया, और पिछले 2 दिन में मैं लगभग 35 किलोमीटर चल चुका हूँ। और बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमारे माननीय नेता श्री राहुल गांधी जी इसको लीड कर रहे हैं, और पूरी भारत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चलेंगे। ये हमारा वादा है। लेकिन बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि ये भारत जोड़ो नहीं, भारत जलाओ, भारत तोड़ो यात्रा है। अभी हाल ही में राहुल गांधी जी के साथ एक लड़की का फोटो वायरल हो रहा है, जिस पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जी, जिनकी हैसियत नहीं होती है मैदान में आने की ना, वो घर में बैठकर बात करते हैं। मोदी और अमित शाह जी को चैलेंज करता हूँ, 5 किलोमीटर चलेंगे क्या वो मेरे साथ? इसलिए उस इंसान को शर्म आता होगा अपने आप पर कि जो इंसान लगभग 300-350 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुका है, और इतने बिजी गर्म माहौल में, हर चीज़ में, तो उनको अपने आप पर शर्म आ रहा है। इसलिए महिलाओं और लड़कियों का सहारा ले रहे हैं उनको डिफेम करने के लिए। लेकिन श्री राहुल गांधी जी पर डिफेम करना, अपने आप पर तोहमत लगाना है कि इतना बड़ा इंसान 400 किलोमीटर की यात्रा तय करने निकले हैं। इसलिए बीजेपी की पुरानी आदत है झूठ बोलना। ये पूरी पार्टी जो है झूठ पर आधारित और केंद्रित है। झूठ बोलने की मशीन है RSS, जैसे कि इनके पुराने झूठे स्वतंत्रता सेनानी वगैरह रहे, मैं नाम कितना का लूँ, सभी लोग जानते हैं कि इनका क्या तोहमत रहा है। देश में इनका कोई योगदान नहीं रहा है, और उनको इस भारत जोड़ो यात्रा से उनको तकलीफ हो रही है। उनको तकलीफ इस बात की है कि जो मैंने कार्यक्रम पूरा शुरू किया उस पर तो ये पानी फिर जाएगा। तो कांग्रेस तो हमेशा से देश से लिए लड़ा है, चाहे गोरे अंग्रेज थे, आज गोरे अंग्रेज के चाटुकार काले अंग्रेज हैं, और हम लड़ेंगे। कांग्रेस की देन है कि आज भारत इस स्थिति में है? कांग्रेस की देन है सब कुछ भारत में, जो आज आप देखते हैं सुबह उठने से लेकर शाम तक। चाहे आप इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ऐसा बड़ा एयरपोर्ट देख लीजिए, या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड देख लीजिए, DRDO देख लीजिए, इसरो देख लीजिए, और बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो देख लीजिए, और दुनिया की बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी जो भारत में लगी हुई है वो देख लीजिए। वो सब कांग्रेस की देन है। इस देश को निर्माण करने वाला आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। लेकिन ये आए हैं बेचने की परंपरा को लेकर, तो हम भी देखेंगे कि देश बचाने वाला ज़्यादा बलिदान दे सकता है या देश बेचने वाला। हम लोग देश बचाने वालों में से हैं। हम लोग तमाम तरह का बलिदान देने के लिए तैयार हैं। कितना ताकत लगाएंगे वो लगा के देख लें, हम देश बचाएंगे, संविधान बचाएंगे। ये मेरा गोपाल कृष्ण का वादा है आप लोगों से।
तो आप बेचने की बात कर रहे हो, लेकिन निजीकरण तो कांग्रेस सरकार यूएपीए में ही हुआ था। निजीकरण को एक अलग रूप दिया गया जो बहुत माइनर चीज अगर थी। वो रास्ते ना खुलते तो आज अडानी या जो आप नहीं। बेचने की बात कर रहे हैं बेच पाते। जी नहीं, जो निजीकरण थोड़े बहुत माइक्रो लेवल पर 0.1% जो निजीकरण किए गए वो जनता के उपयोग की चीज़ें नहीं थी, वो लग्जरी चीज़ें थी जिसे जनता को लेना देना नहीं था। यहाँ रेलवे और बैंक ऐसी चीज़ का निजीकरण किया जा रहा है। आप समझिए कि जहाँ 9% इंटरेस्ट मिलता था आज 4% मिल रहा है। पूरे भारत में सीनियर सिटीजन पर ये एक तोहमत लगाया गया है। पूरे भारत के सीनियर सिटीजन को परेशान किया गया है। उनके पैसे बिजनेसमैन को कर्ज माफ़ किए जा रहे हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके जो 4-5 साथी लोग हैं उन लोगों को माफ किए जा रहे हैं, बैंक को बर्बाद किया जा रहा है। ये निजीकरण का ध्वस्ततम रूप है। मनमोहन जी भारत के नागरिकों के प्रति बहुत चिंतित थे, कांग्रेस पार्टी बहुत चिंतित था। उन्होंने जो कुछ भी किया, रेलवे के टिकट इतने सस्ते, किताब कॉपी पर टैक्स लगाना पागलपन नहीं है क्या? नोटबंदी करना पागलपन नहीं है क्या? इस तरह के कई पागलपन के उदाहरण। सर, राष्ट्र को मजबूत अगर बनाना है तो पैसा तो चाहिए होगा ना। पैसा देश के लिए चाहिए होगा, अडानी के लिए नहीं चाहिए होगा, बेचने के लिए नहीं चाहिए होगा। रेलवे किसका है? रेलवे भारत की जनता का है। कोई कैसे बेच देगा भाई? कहाँ कोई बेचा है? रेलवे किसने बेचा? 50 ट्रेन प्राइवेट चल रहे हैं, 150 ट्रेन प्राइवेट चल रहे हैं। आप क्या समझते हैं? 50 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट बेचा गया कोरोना के दौरान। हजारों ट्रेन को बंद किया गया जबरदस्ती, उसके फेयर 4-4 गुना बढ़ाए गए। चादर कंबल तकिया का जो हेल्प था ट्रेन में उसको बंद कर दिया गया। अब आप क्या चाहते हैं? जो 9% इंटरेस्ट था बैंक में उसको 3% कर दिया गया। जो चीज़ें 300 रुपये में मिलती थी वो 1200 रुपये की सिलेंडर हो गई, पेट्रोल हो गया और तमाम चीज़ें जो डेली यूज की चीज़ है। क्यों भाई? आपको जीएसटी कमाना है और कमा के किसको देना है? जीएसटी कमाकर आपको अडानी और अंबानी और बड़े बड़े बिजनेसमैन, आप पूछिए, आप मीडिया के लोग हैं, आप पूछिए कि जो एबीजी शिपयार्ड का मालिक जो था उसने जो 22,000 करोड़ का जो उसने बैंक से चंद लिया वो कहाँ गया? जो आपने रेलवे को बेच के पैसा आया वो कहाँ गया? जो LIC बेच के पैसा आया वो कहाँ गया? BPCL, HPCL, ONGC वो पैसे कहाँ गए? किसको दिया आपने? इसकी ऑडिटिंग करवाइए आप लोग। लेकिन आप लगातार जो है अंबानी अडानी का नाम लेते हैं। जब कांग्रेस थी तब भी तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन टाइकून थे कांग्रेस के टाइम में, यहाँ तक कि विजय माल्या सांसद थे जब यूपी की सरकार थी, आज वो विदेश चले गए। तो आप सिर्फ मोदी कुछ भी करे तो सब उसका विरोध ही करना है आंख बंद करके? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बोलता हूँ वो बिजनेसमैन थे, समझ रहे हैं? बिजनेस कीजिए, देश मत चलाइए। करोड़ों रुपए भारत का लेके भागा है विजय माल्या भागा है ना। आप उसको NPA क्यों घोषित करवा रहे हैं? तमाम तरह के प्राइवेट बैंक को बंद क्यों करवा रहे हैं? येस बैंक इतना सूटेबल बैंक, पूरे दक्षिण भारत में येस बैंक का बिजनेस है, आप उसने उसको फोर्सली क्यों बंद किया? क्यों? क्योंकि आपको कर्जा माफ़ करवाना है अंबानी ब्रदर्स का और 2-3 लोग और हैं जिन्होंने 10-10 हज़ार करोड़ का कर्ज ले रखा है, उसको आप फोर्सली NPA घोषित करवा रहे हो। ये क्या है? ये मनमोहन जी ने नहीं किया। NPA घोषित फोर्सली नहीं किया, उनके सारे संपत्तियों को सीज किया, फिजिकली वो भाग गया है, सारी संपत्ति वहाँ उसकी सीज है। यहाँ NPA करवाया जा रहा है। NPA का मतलब अब पैसा नहीं मिलेगा। NPA का मतलब हिंदी में यही होता है, शेयर लाया गया, LIC का पैसा जो आया वो कहाँ गया? बताएं कि कौन सा उन्होंने कॉलेज बना दिया भारत के लिए, कौन सा ब्रिज बना दिया भारत के लिए? क्या बात कर रहे हैं? पटना को एम्स दिया। अभी कर्नाटक में जो JP नड्डा है उन्होंने बोला है कि हमने सारा एम्स बना दिया है। पटना एम्स, मैं बताता हूँ, 2005 में मनमोहन सिंह जी ने पटना एम्स की सारी ज़मीन खरीदी, रिकॉर्ड पे है ये, मैं नहीं कह रहा हूँ। 2005 में सारी ज़मीन खरीदी, सारा फंड अलॉट किया, IIT पटना, एम्स पटना दोनों लगभग बन के तैयार हो गया और फीता काटने ये पहुँच गए अपना 50 करोड़ का गाड़ी लेकर और 8,000 करोड़ का विमान लेकर। आप पूछिए उनसे कि PM केयर फंड क्या हुआ? आप उसकी ऑडिटिंग करवाइए CAG से, कैग से ऑडिटिंग करवाइए। तो आप ऑडिटिंग करवाते हो, जो दूसरे लोग बिजनेसमैन रन कर रहे हैं, आप ऑडिटिंग करवाइए एक एक चीज़ का। क्यों बेचा गया? ऐसा क्या देश में विपत्ति आ गई थी कि आपको देश के बड़े बड़े संस्थान, LIC से प्रॉफिटेबल संस्थान को आपको बेचना पड़ रहा है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन दिस नेशन? देयर इज नो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आप बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए आपने राजधानी के बदले तेजस राजधानी कर दिया। कोई फैसिलिटी नहीं है, जनता का हक है ना। रेलवे बैंक किसका है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और तमाम पब्लिक सेक्टर बैंक क्यों बनाए गए? जनता के पैसे के लिए, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिला, आपने उस इंटरेस्ट को माफ़ करके अडानी का NPA माफ़ किया। ये नहीं चलेगा। हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पूरी ताकत से विरोध करेंगे, किसी कीमत पर चलने नहीं देंगे। कहाँ कांग्रेस है? 3 राज्यों में थी, 2 में सिमट गई, लगातार खत्म होती जा रही है।
उनके अपने जो बड़े बड़े नेता हैं वो खुद छोड़ के जा रहे मैं बता हैं, तो देता जनता को क्या भरोसा? कांग्रेस कहाँ है, इधर आ जाइए। गुजरात सिर्फ 10 विधायक कम है मेरा उनसे, लगभग बराबर में खड़े हैं। गुजरात से ही शुरू किया, हरियाणा उनसे ज़्यादा विधायक है। एमपी में मेरी सरकार थी, कर्नाटक में मेरी सरकार थी। बताइए ना, हर जगह, असम में लगभग 10-12 विधायक कम है, हर जगह हम बराबर में खड़े हैं उनके। ये जो मीडिया के थ्रू, वो जो मीडिया के माध्यम से वो जो फैलाना चाहते हैं, कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस भारत के हिल में है। और अभी अब भारत जोड़ो यात्रा का जो केरल में रिस्पांस मिला है 15-20 दिनों में, आप ये बताइए कि क्या ये रिस्पांस बताता है? ये रिस्पांस इंसान से ऊपर पड़े की बात है। 6-6, 8-8 किलोमीटर की लाइन, जिसका मैं खुद गवाह रहा हूँ। 6-6, 8-8 किलोमीटर का जन समर्थन, लाखों लोग केरला में रोड पर हैं। क्या ये हमारे महान नेता श्री राहुल गांधी जी का परिचायक नहीं है, इनके महान नेतृत्व का? आप देश बेचिएगा और चाहते हैं कि हम चुप रहें, तो वो अंधभक्त कर सकते हैं, गोपाल कृष्ण नहीं कर पाएगा। हमारी आदत नहीं है बर्दाश्त करने की, ये जान लीजिए आप। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपने ईवीएम पर एक दावा किया है कि ईवीएम टेम्पर होती है और मैं डेमो कर सकता हूं, तो इसकी क्या सच्चाई है? क्या जो प्रधानमंत्री बने हैं वो चोरी के वोटों से बने हैं? मैं बताता हूं, 2014 में लोगों का उनका राय था चेंज करने का, 2014 में, उसके बाद नहीं। लोग जब इनका असली रूप देख लिए कि ये तो 150 रुपये सिलेंडर बेचने वाले लोग हैं, 1200 रुपये, 150 रुपये पेट्रोल बेचने वाले लोग हैं, ये तो व्यापारी लोग हैं, अब लोग उनको नहीं चाहता है। रह गया ईवीएम मैनेजमेंट का, तो पूरा का पूरा ईवीएम मैनेजमेंट, कलेक्टर मैनेजमेंट, सेक्रेटरी मैनेजमेंट, गवर्नमेंट पदाधिकारी का मैनेजमेंट, वोट से नाम काटो। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला अटैक वोटर लिस्ट पर, कि जो अभी गोरखपुर की बात है, मैंने देखा है साफ, आप ही लोग ऐसे बड़े चैनल में किसी में मैंने देखा है कि गोरखपुर में 200 नाम काट दिए गए। और ताज्जुब क्या होगा आपको जानकर कि सारे नाम यादव और मुस्लिम थे, एक भी मिश्रा और पंडित नहीं था। ताज्जुब नहीं होता है? अगर नाम कटे थे तो सभी किसी के कट सकते थे, ठीक है? तो इस तरह का पहला अटैक इन्होंने यहाँ किया। दूसरा अटैक ईवीएम मशीन में आ जाइए। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि आप छोटे से मोबाइल में जब आप चार्जर सेट करते हो कि अलार्म बज जाना चाहिए 6 घंटे के बाद, तो आपने एक ऑर्डर दिया, प्रोग्राम किया माइक्रो प्रोसेसर को, तो वो प्रोसेसर ये भी तो हो सकता है कि जो निर्दलीय का वोट है 500, वो बीजेपी में जुड़ जाए, कांग्रेस का वोट है वो घट जाए। कुछ भी प्रोसेसर से होता है, सभी चीज़ें प्रोग्रामिंग मशीन है। ईवीएम कोई मंत्र से नहीं चल रहा है, ईवीएम प्रोसेसर से चल रहा है। प्रोसेसर में प्लान सेट कर सकते हो कि अगर 1 दबाए तो वोट बीजेपी को जाए, अगर 4 दबाए तो भी वोट बीजेपी को जाए। आपको लगता है कि बीएसपी की सिर्फ 1 सीट की हैसियत है यूपी में? आपको प्रैक्टिकल लगता है कि बीएसपी की 1 ही सीट की हैसियत है यूपी में? नहीं, मुझे नहीं लगता। मोदी लहर और योगी लहर में सब बह गए ना, कोई लहर नहीं, इतनी तगड़ी लहर थी, अब उसमें बीएसपी हो, कांग्रेस हो, सब खत्म हो गए। एक ट्रक ईवीएम लेके बनारस की रोड पे घूमते हुए पकड़े गए हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्या? वो तो सबके सामने है ना। कई मशीन कूड़ेदाने पाए गए ईवीएम के। सर वो तो डेमो मशीन थी, वो जिसमें वोटिंग हुई थी वो नहीं थी। एक दिन पहले डेमो के डीएम ने खुद क्लियर कहा था, एक दिन डेमो नहीं होता, और डेमो के लिए 2 से 4 मशीन जाते हैं, एक ट्रक मशीन नहीं जाते हैं। वो डेमो एक्सचेंज करने की मशीन है, एक्सचेंज करने के लिए मशीन है। इसलिए इस चीज़ को आप समझिए कि मशीन एक्सचेंज करने भी हो सकता है। जब प्रशासन उनका है, कमांडो उनके हैं, कलेक्टर उनके हैं, तो क्यों नहीं होगा? आप बीजेपी की 10 बुराइयां बता रहे हैं। हाँ, कहीं भी जनता में विरोध बीजेपी का नहीं है। कांग्रेस की आदत कैसे नहीं विरोध है? अभी आप पूरे भारत का एग्जाम्पल देखिएगा, लेकिन जो देख चुके हैं उसकी बात करते हैं। केरल में अगर विरोध होती तो 6 किलोमीटर लंबा लाइन होता हमारा, कन्याकुमारी से लेकर यहाँ तक। ये मामूली बात। सर जब कोई बड़ा नेता जाता है लोग देखने आ जाते हैं। ऐसे तो मोदी जी जब निकलेंगे भीड़ वो भी जुटा लेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो जो भीड़ है वो वोट में तब्दील हो। केरल में बीजेपी कितना है आप ही बताइए, चलिए आप ही से पूछ लेते हैं। शून्य। तमिलनाडु में शून्य, आंध्रा तेलंगाना में शून्य। क्यों भाई? जो शिक्षित राज्य वहाँ बीजेपी शून्य है। जहाँ वो धर्म नहीं बेच पाएंगे वो शून्य हो जाएंगे। और ये जो बोगस कारोबारी प्रोपेगेंडा का बिजनेस जो वो कर रहे हैं ना, वो हम सभी लोग इससे सहमत हैं कि प्रोपेगेंडा। आप यूपी के लोगों को जाहिल मानते हैं? जी नहीं, मैंने नहीं, प्रोपेगेंडा जो फैला रहे हैं उनको बोला है मैंने। आपने अभी यही कहा ना कि जहाँ शिक्षा है वहाँ बीजेपी अपना धंधा नहीं कर पाती। तो इसका मतलब यूपी बिहार वाले अगर चुनते हैं तो वो क्या कम पढ़े लिखे हैं, जाहिल हैं? जी नहीं, प्रशासनिक तावर से उनको मूर्ख बनाया जाता है। 2020 में बिहार सभा का जो चुनाव हुआ राज्य का, उसमें रात में 3 बजे रिजल्ट डिक्लेयर करने का वक्त है क्या? कोई ऑफिशियल होता है रात में 3 बजे? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जी, क्यों खुलासा नहीं करते? हम खुलासा करना चाह रहे हैं। हम इसीलिए पार्टी को डेमो देने के लिए टाइम खोज रहे हैं। और हर मामले में ईवीएम मशीन का एक परत खोल के रख देंगे। और हमारा मुख्य मांग है कि चुनाव में पारदर्शिता लाइए। उसके लिए मैंने प्लान किया है, लाइव कीजिए वीडियो। जो वोट अंदर पड़ेगा वो बाहर में भी दिखना चाहिए कि जनता देख सके। लाइव कीजिए उसको, आप वोट को। तो पारदर्शिता बनाने के लिए, अपनी डिमांड करने के लिए क्या करेंगे? क्या
ज्ञापन देंगे कि मैं अगर ऐसा नहीं करता चुनाव आयोग तो मैं आत्मदाह करूंगा, ऐसा कुछ आंदोलन करेंगे, ऐसा कुछ बताइए। हमारे पास भारत की सबसे ताकतवर पार्टी कांग्रेस पार्टी के हम लोग हैं। हम लोग अपने अध्यक्ष महोदय सबसे निवेदन कर रहे हैं कि इसके विरुद्ध जो कानूनी प्रक्रिया होती है पूरे भारत में शुरुआत किया जाए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हर तरह से मान्य करेंगे और जरूरत आने पर ये बताएंगे कि कैसे वोट और बूथ मैनेजमेंट वो कर रहे हैं सरकारी अफसरों के बदौलत। संदेश क्या, देश को संदेश क्या? देश को हम संदेश ये देना चाहेंगे कि चुनाव पूर्ण और पारदर्शी होना चाहिए। चुनाव पूर्ण और पारदर्शी होना चाहिए और यही संदेश हम मुख्य रूप से देना चाहेंगे। और पारदर्शी होने के लिए हम चाहते हैं कि लाइव टेलीकास्ट कीजिए आप वीडियो का, कि बाहर की जनता भी गिन सके और अंदर में बैठे कलेक्टर भी गिन सकें। अभी तक जो अंदर में बैठे कलेक्टर गिनते हैं वहां मैनिपुलेशन पूरी तरह से जायज है। और एक लाइन भूल गया, आपको क्या लगता है कि यूपीएससी में जो कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग हो रही है क्या पर्पस है उसका? यूपीएससी में जो कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग हो रही है वो अपने आदमी को लाना चाहते हैं, उनकी हेल्प से वो बूथ मैनेजमेंट और तमाम तरह की मैनेजमेंट वो कर सके। चलिए शुक्रिया। तो ये गोपाल कृष्ण थे, इनके अपने विचार है ईवीएम पर। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।